मैं हूं सत्य प्रकाश और आप जुड़े हैं यूट्यूब चैनल लीगल बाउंड्री के साथ। आज मैं डिस्कस करूंगा पिछले 7-8 दिनों से पूरे देश में सोशल मीडिया पे, पब्लिक फोरम पे, न्यूज़पेपर में एक ही चर्चा है कि झारखंड जो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है, जहां के लोग अमूमन देश भर के बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में लेबर का काम करते हैं या देश के अन्य जो वैसी जगह है जहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर का काम करते हैं, उस राज्य के कई आईएएस पिछले 7 दिनों से विवादों में हैं। और विवाद का कारण ये है कि इन अफसरों ने ऐसी कारगुजारी की है कि पूरा देश आज झारखंड के ऐसे अफसरों की कारगुजारी की चर्चा कर रहा है। आपको पता होगा कि झारखंड 2000 में बना और बनने के बाद वहाँ के लोगों की जो एक डिमांड थी कि बिहार से अलग कर, क्योंकि उनकी एक मांग थी कि झारखंड के जो लोग हैं उनका वहाँ पे शोषण होता है और गंगा पार के लोग अर्थात बिहार के लोग और अन्य राज्य के लोग जो झारखंड में बसे हुए हैं वो उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और झारखंड के मिनरल्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन क्या 2000 में जब झारखंड का निर्माण हुआ उसके बाद ये चीज़ें बदली? जी बिल्कुल नहीं बदली। अगर आप ग्रास रूट पे जाएंगे झारखंड के किसी भी ज़िले में, चाहे हजारीबाग हो, कोडरमा हो, चतरा हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज, सिमडेगा, गुमला, रांची, पलामू, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप जाएंगे तो जो वहाँ के मिनरल्स है वो आखिर उन्हीं लोगों के कब्जे में आज भी है जो 2000 पहले की थी। और केवल बदली है तो कुछ चीज़ें बदली है। छोटे मोटे स्तर पे जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग थे उन लोगों ने अपने वर्चस्व को कायम किया और उन्होंने खुद से अपनी एक साम्राज्य बनाई, खुद से उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया। हाँ, मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जिस झारखंड को दुनिया महान बिरसा मुंडा के नाम से जानती है। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जहाँ से महेंद्र सिंह धोनी निकला। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जिसके लोगों को लोग इसलिए जानते हैं कि झारखंड के ट्राइबल्स ईमानदार होते हैं। मैं उसी झारखंड की बात कर रहा हूँ जो खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है और लोग अपनी ईमानदारी से अपना काम करते हैं। लेकिन वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स और वहाँ के सरकारी बाबुओं ने झारखंड की इतनी खराब इमेज आज कर दी है कि आप देश के किसी भी कोने में हैं, आपको लोग यही समझ रहे हैं कि एक तो राज्य की जनता गरीब है, दूसरे वहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जिसके अब जब सेंट्रल एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब रेड की है तो पता चला कि वहाँ के आईएएस कई हजार करोड़ के मालिक हैं और इन आईएएस ऑफिसर्स ने बड़ी चालाकी से डमी कंपनीज बना के अपने रिश्तेदारों को, अपने जानकारों को, अपने नौकर्स को उन्होंने फर्जी कंपनी में डायरेक्टर्स बना दिए और कंपनी में पैसे लगाए। वही नहीं, झारखंड के जो 5-6 आईएएस ऑफिसर्स अभी चर्चा में हैं जिसको लेकर विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और सेंट्रल एजेंसीज को कि इन सब विषयों की एक हॉलिस्टिक स्तर पे जांच हो और इन पर कड़ी कार्रवाई हो। मेरे पास कुछ अखबार की कटिंग है जो पिछले 7 दिनों से झारखंड के लोकल अखबार और नेशनल अखबार में चर्चा का विषय है। एक अखबार की कटिंग है जिसमें लिखा हुआ है सीएम के करीबी 5 आईएएस की पीएम से शिकायत। मैं बता दूं वो 5 आईएएस ऑफिसर्स ऐसे आईएएस ऑफिसर्स हैं जो बहुत अधिक सीनियर्स नहीं हैं। उन सब की जो सिलेक्शन हुई है यूपीएससी के माध्यम से वो 2010 के बाद की हुई है। तो आप इस बात की एक इमेजिन कर सकते हैं कि चाहे आईएएस नया हो या पुराना हो, भ्रष्टाचार में हर कोई इन्होंने जो नेक्सस बनाई हुई है। वही नहीं, जो 5 आईएएस की शिकायत की गई है उन आईएएस के ऊपर ये आरोप है कि किसी ने एक जिले में रहते हुए कहीं पेड़ कटवा दी, तो किसी ने अपनी पत्नी के नाम से पेट्रोल पंप दिलवा दिया, तो कोई गैर मजुरवा ज़मीन को लैंड यूज चेंज कर दिया। वही नहीं, एक आईएएस पे तो ये आरोप है कि उसने तो अपने रिश्तेदारों को ही खनन पट्टा दिलवा दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आईएएस ऑफिसर्स इतने बेलगाम क्यों है। मैं आपको झारखंड की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं कि 2000 से लेकर 2022 तक जब से झारखंड का निर्माण हुआ वहाँ पे पॉलिटिकल क्राइसिस रही। ज़्यादातर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आरोप लगाती है कि जितने भी भ्रष्टाचार हुए वो सारे कांग्रेस और जेएमएम की सरकार रही। हाँ, बात अगर कुछ हद तक की जाए तो वह सही है, लेकिन जब पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें जो आज
पूजा सिंघल परिवार पे कार्रवाई की जा रही है या छवि रंजन या सुनील कुमार, ये सारे सरकार के चहेते आईएएस ऑफिसर्स थे। इन सारे आईएएस ऑफिसर्स के खिलाफ जांच कमेटी बनी, जांच कमेटी ने रिपोर्ट दी, उसके बाद भी इन पर कार्रवाई नहीं की गई। हाँ, इनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पहले आरोप थे कि इन लोगों ने मनरेगा में इन्होंने घोटाले किए। लेकिन जो अन्य आईएएस ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तब आरोप लगाए गए थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अब मैं बात करता हूं वर्तमान सरकार की। जो वर्तमान सरकार है जब से वहां पे बनी है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसे डॉक्यूमेंट, ऐसे एविडेंस हाथ में आए हैं, जो राज्य की जनता अगर उस कागज़ को देखेगी, राज्य की जो एजेंसीज या जो सेंट्रल एजेंसीज इन सारे विषयों पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि माइनिंग वहाँ पे धड़ल्ले से हो रही है। आप सबको पता है कि झारखंड मिनरल रिच स्टेट है और मिनरल रिच स्टेट होने की वजह से वहाँ पे मिनरल एक्सप्लॉयटेशन बहुत अधिक है। आप पत्थर की बात करें, आप बालू की बात करें, आप जंगल की बात करें, आप कोयले की बात करें, यहाँ तक कहा जा रहा है कि एक एक दिन में 2,500 से 3,000 केवल अवैध कोयले की ट्रक केवल रामगढ़, हजारीबाग और कोडरमा से निकल रहे हैं। आप सबको पता होगा कि ये सारे जो इलाके हैं जो जिनका मैंने जिक्र किया, ये पूरा कोल बेल्ट इलाका है और इन सारे इलाकों, इन सभी जिलों की बॉर्डर्स कहीं ना कहीं बिहार, बंगाल और उड़ीसा से लगी हुई है। इसका फ़ायदा उठाकर जो माफिया है वो बड़ी आसानी से बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और इन सब चीज़ों में एक नेक्सस इस्टेब्लिश है। और नेक्सस ये होता है कि जब कोई भी ट्रक अपने गंतव्य से निकलती है तो उसको कौन कौन से पुलिस स्टेशन को मैनेज करना है, कौन कौन से ज़िले के आईपीएस ऑफिसर्स को मैनेज करना है, ये सारी एक प्लानिंग के तहत होती है। और आपको मैं बता दूं इसके एविडेंस भी हैं। 2006 के आसपास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में सवाल उठा दिया कि हजारीबाग के एक आईपीएस जिन पर ये आरोप उन्होंने सीधे सीधे लगाए थे, उसकी लेटर भी है मेरे पास, उसमें उन्होंने इस बात पे कहा कि एक आईपीएस ऑफिसर खुलेआम अवैध कोयला के कारोबार करने वालों से पैसे ले रहे हैं। जब आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में आज नहीं, यह विषय आज का नहीं है, 2005 में 6 में ऐसे सवाल उठे थे, उसके बाद भी इतने बड़े जो देश की सबसे सर्वोच्च लॉ मेकिंग संस्था है पार्लियामेंट, वहाँ पे भी सवाल उठने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स का मनोबल बढ़ता गया। कार्रवाई नहीं होती है, जांच रिपोर्ट बनती है और हद तो तब हो जाती है कि जांच करने वाला अधिकारी जिस पर जांच चल रही है उससे जूनियर हो, तो ये समझा जा सकता है कि एक जूनियर ऑफिसर अपने सीनियर के खिलाफ कैसे एक्शन ले सकता है, जहाँ पे उसकी नेक्सस ये है। अब मेरे पास जो एक अखबार की कटिंग है उसमें यह है कि जो आईएएस पूजा सिंघल पकड़ी गई है, इसके पास करीब 150 करोड़ से अधिक की संपत्ति की जानकारी मिली है। और नहीं, यह आईएएस ऑफिसर इतनी शातिराना अंदाज में इसने 2 पैन कार्ड बनवा रखे हैं, एक गाजियाबाद के एड्रेस से और एक जो इसकी ऑफिशियल है। तो आप सोच सकते हैं कि एक आईएएस ऑफिसर ने जिसको इस देश की सेवा करने के लिए, राज्य की सेवा करने के लिए शपथ दिलवाई जाती है, उसने चीटिंग किया, सीधे सीधे स्टेट की जनता से, स्टेट के खिलाफ चीटिंग किया। अब अखबारों की जो कटिंग है उसमें यह है कि पूजा सिंघल करती थी बड़ी पार्टियां, उसमें आते थे राज्य के बड़े अधिकारी। तो जब एक करप्ट ऑफिसर पार्टी ऑर्गेनाइज करती है और उसकी पार्टी में राज्य के बड़े ऑफिसर्स आ रहे हैं तो फिर उसके खिलाफ एक्शन कौन लेगा? अब जब सेंट्रल एजेंसी इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और सेंट्रल की एजेंसी कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है ऑफिसर्स हैं उनको बचाने की प्रयास कर रही है। पॉलिटिकल ब्लेम गेम तो कॉमन है स्टेट में, क्योंकि स्टेट में कभी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी होती है कि कभी भी वहाँ सरकार गिर जाती है। और कारण ये है कि वहाँ वही नहीं, केवल ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, वहाँ के कई एमएलएज ऐसे हैं, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से सबसे अधिक डिस्क्वालीफाइड होने वाले एमएलएज भी झारखंड के ही हैं जो अपनी ऐसी हरकतों की वजह से डिस्क्वालीफाइड हुए हैं। वही नहीं, कई विधायक, यहाँ तक कि सीएम के ऊपर खुद एलिगेशंस है इलीगल माइनिंग अवैध तरीके से लेने, सीएम के परिवार के ऊपर भी इस तरीके का आरोप है।
तो जब पूरा नेक्सस, पूरा इस्टेब्लिशमेंट इस तरीके से काम कर रहा हो तो उस स्टेट में डेवलपमेंट पे किसकी नज़र होगी? डेवलपमेंट से क्या मतलब है? हर किसी को पैसा बनाना है। डेवलपमेंट वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज इतने हैं कि अगर उस नेचुरल रिसोर्सेज से जो सरकार को सब्सिडी और रॉयल्टीज़ जो मिलती है, अगर सरकार उसको केवल स्टेट के वेलफेयर में लगा दे तो मुझे नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड लेने की ज़रूरत है। लेकिन विल पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट में, वैसे लीडरशिप का अभाव है, वैसे ब्यूरोक्रेटिक जो माइंडसेट है कि हमें पॉजिटिव तरीके से डेवलपमेंट पे काम करना है, और ना ही स्टेट की मशीनरीज कोई पॉजिटिव माइंडसेट के एक इन्वायरमेंट को जनरेट करके काम करना चाहती है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने डमी लोगों को इन्वॉल्व करके उसकी टेंडरिंग करवाते हैं, टेंडर के डॉक्यूमेंट्स लीक करवाते हैं। मेरे पास एक कागज़ है जिसमें मैं आपको बता दूं कि एक टेंडर के डॉक्यूमेंट है 67 करोड़ की, जो किसी भी व्यक्ति यह कह सकता है कि ये फेवरेटिज्म का सीधा सीधा मामला है। सरकार की L1 67 करोड़ की है और जिस कंपनी ने टेंडर दिया है उस कंपनी की जो टेंडर की जो वैल्यू है, जो टेंडर की फिगर उसने मेंशन की है, उसमें केवल 1 रुपये का चेंज है। तो इस प्रकार की चीज़ें अगर स्टेट गवर्नमेंट में बैठे मशीनरीज में लीक होके और वो बाहर आती है तो एक बड़ी चिंता और गंभीर समस्या है। अब देखना है कि राज्य सरकार इन करप्शन के विषयों पे किस तरीके से कार्य करती है और सेंट्रल एजेंसीज जो ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके से इन्वॉल्व है उन पर क्या कड़ी कार्रवाई करती है। अगले अंक में मैं कुछ और ऐसे विषयों को लेके आऊँगा। अमूमन मैं लीगल सब्जेक्ट पे बनाता हूँ, लेकिन आज मैंने झारखंड की जो चीज़ देखी जो पूरे देश में चर्चा का विषय है, उस पर काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे, तो मैंने इस विषय को रिसर्च करके, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट के आधार पे मैंने ये बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें लीगल बाउंड्री को। धन्यवाद।